हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो हम लोग एसएससी एमटीएस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसका आज से लेकर आगे जितनी भी शिफ्ट होंगी उनमें एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि धिनोधर की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं। देखिए, यहाँ पे जो धिनोधर है उसकी पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में एक चोटी है जिसका नाम है कलसूबाई चोटी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई चोटी, इसको ध्यान रखिएगा। अब अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए, क्षोभ मंडल जो होता है इसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि औसत ऊंचाई, एवरेज इसकी हाइट कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर इसकी क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान के चले, यहाँ पे हमारी क्या है? ये अपनी अर्थ है। ठीक है, ये अपनी क्या है? अर्थ है। इसके ऊपर ये वाली लेयर क्या कहलाएगी? ये वाली लेयर कहलाएगी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो अपनी ये कहलाएगी समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। ठीक है, उसके और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी मध्य मंडल परत कहलाएगी, मध्य मंडल। उसके ऊपर आपकी जो ये वाली परत है वो आयन मंडल है, आयन मंडल। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो ऊपर जाएगी वो अपनी कौन सी हो जाएगी? बाह्य परत, बाह्य मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपनी वायुमंडल की परतें हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो समताप मंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समताप मंडल में पाई जाती है आपकी ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत O3 इसको बोला जाता है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूरज से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से हमारी पृथ्वी को बचाती है, हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समताप जो मंडल है उसी में क्या होता है? उसी में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, तूफान आना, ये सभी, इनमें से कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे कि बादलों का बनना, बारिश होना, ये सभी क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके ऊपर आपका समताप मंडल होता है, वहाँ पर कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। इसी वजह से जो अपना समताप मंडल है उसमें अपने यात्री जो प्लेन होते हैं उनको उड़ाया जाता है। यात्री प्लेनों को किस में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसको भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो आप कहेंगे सर भारत में तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं उनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो अब ऑप्शन देखिएगा कि किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। और कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, एक तो अपना गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आप लोग इधर से जो अपना इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, इस तरीके से चलते जाइएगा तो आपको कर्क रेखा मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इधर के साइड अपना छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और आगे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कर्क रेखा। यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका 5वां संस्करण, कौन सा 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में खेला गया है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। अब मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेला गया है? तो 8 शहरों में खेला गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन को आयोजित किया गया था। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, भारतीय
जो दिवस था अपना प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें बोला जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। देखिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कौन सा राज्य सरकार है, तो उड़ीसा राज्य सरकार है। इसके द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल जो अपनी पहल है इसको शुरू किया गया है, जिसमें क्या है फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए इसमें शुरुआत की गई है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा में ही हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था। उड़ीसा में ही हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, उड़ीसा में ही किया गया। उड़ीसा का भुवनेश्वर है, वहाँ पे बिरसा मुंडा स्टेडियम है, उसमें इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हॉकी जो वर्ल्ड कप 2023 है उसका विजेता और उपविजेता कौन रहा था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका लगाइएगा आप लोग। फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है ना महिला वाला, उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि पुरुषों की बात हो जा रही है, उसमें पुरुष वाला कहाँ पे हुआ था, तो कतर में हुआ था। कतर, ठीक है, कतर कहाँ पर है, दोहा। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा यहाँ पर स्थित है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए अपना जो भारतीय संविधान है उसमें कई जगह से कई सारी चीज़ें ली गई हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक उपबंध है जो कि कनाडा से लिया गया है, वो क्या उपबंध लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और क्या कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय और परमादर्शीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, यहाँ पे इसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट और जो परमादर्शीय क्षेत्राधिकार है उसकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका पहला वाला करेक्ट आंसर है। देखिए फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत का सिंहासन किस वर्ष से हटाया गया था। देखिए जो रजिया सुल्तान थी, दिल्ली की पहली महिला, देखिए भारत की पहली महिला शासिका ही आप लोग बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत की भी पहली महिला शासिका थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ये किस वंश की शासिका थी, देखिए मेनली अगर बात की जाए तो ये जो अपना गुलाम वंश चला था उसी के तहत इसमें रजिया सुल्तान आई थी। ठीक है, अब इसका जो राज्याभिषेक है, मतलब ये गद्दी पर कब बैठी थी, तो ये गद्दी पर बैठी थी 1236 में बैठी थी, लेकिन इसे ज़्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया, इस कारण से इसकी हत्या कर दी गई 1240 में। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई, तो ऑब्वियस सी बात है जब 1240 में हत्या हो जाएगी तो सिंहासन से भी उसी वर्ष हटा दिया जाएगा, तो मतलब हट जाएगी अपने आप ही। तो 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है कैथल नामक जगह पर इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो बोला गया है कि बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जो है ना ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लेकर के आ रहा है। चित्रकला हो गया, लोक नृत्य हो गया, इन सभी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको एक बार ध्यान रखेंगे। स्टैटिक वाला पोर्शन आजकल ज़्यादा पूछ रहा है एसएससी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, ये किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए जो इनाम गांव है ना वो कहाँ पर बना हुआ है, घोड़ नामक एक नदी है, इस नदी पर इसका निर्माण हुआ है, इस नदी पर ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 उसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक क्वेश्चन और हिस्ट्री की तरफ से पूछा गया है। बोला गया है क्वेश्चन में कि कौन सी चालुक्य वंश की राजधानी थी। देखिए अगर हम चालुक्य की बात की जाए तो चालुक्य जो थे ना अपने चालुक्य, वो 3 चरणों में आए थे, 3 चरणों में आए थे चालुक्य। ठीक है, चालुक्य 3 चरणों में आए थे। एक तो चालुक्य की राजधानी वातापी थी, जिसे बादामी भी कहा जाता है, और एक अपनी बेंगी थी। ठीक है, तो 3 चरणों में राजधानी इनकी रही थी, एक चालुक्य वातापी और एक चालुक्य बेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो चालुक्य की राजधानी थी यहाँ पे पाटलिपुत्र, राजगीर, कांचीपुरम, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा बादामी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चालुक्य की राजधानी क्या हो गई, बादामी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेसागु उत्सव। वेसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए वेसागु उत्सव अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो ये कहाँ पे मनाते हैं, असम में मनाते हैं। ठीक है, अब असम की बात की जाती है तो असम में कौन सी नदी है, आप कहें कि सब असम में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वेसागु उत्सव हो गया। असम के मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको आप लोग एक बार ध्यान जरूर रखे करें, क्योंकि आपसे उसकी नॉलेज भी आपकी बढ़ जाती है, और अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़कर भी नहीं आओगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है। जो देखिए जो अपना मिल्क होता है, मिल्क यानी कि दूध जो होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। देखिए सभी लोग जानते हैं लगभग जो की तैयारी कर रहे हैं कि यमुना और गंगा के संगम पर क्या बना हुआ है, प्रयागराज इलाहाबाद बना हुआ है। तो प्रयागराज में इसका क्या होता है, संगम होता है। जो यमुना नदी है वो गंगा नदी के साथ मिल जाती है, तो आंसर इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 प्रयागराज इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस की दृष्टि से पूछा गया है। साइंस से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है। तो कौन सा पशु होता है जिसका जो ब्लड होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कैट होती है, बिल्ली होती है, इसका रक्त गर्म होता है। आंसर इसका बिल्ली लगाएंगे, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत एक, अब यहाँ पे एक डांस दिया गया है राउत नाचा। राउत नाचा डांस दिया गया है और ये भारत के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये किस राज्य में किया जाता है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये है। तो राउत नाचा कौन सा, राउत नाचा। ठीक है, रावत नाचा, राउत नाचा ये कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला। आप लोग सही आंसर इसका लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। देखिए अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, भाषा के आधार पर और उनके रहन सहन के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कोई किसी की भाषा थोड़ी अलग सी है तो उसे अल्पसंख्यक की सूची में डाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है ना, इनके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में की गई, तो आर्टिकल 29 और 30 में इनकी चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 29 और 30 में इनकी चर्चा की गई है, और अल्पसंख्यकों का जो हितों का संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो अपना जो भारतीय संविधान है उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में से एक था अपना शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो कि अपना यहाँ पे 29 और 30 में दिया गया था, उसी के अंतर्गत इसकी आती है यहाँ बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किया गया है। उसके बाद अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसमें चर्चा की गई है। अब यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में इसकी चर्चा की गई है। अब वहीं आपसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो धार्मिक जो है ना इसमें आर्टिकल 24 और आर्टिकल यहाँ पे 25 से आर्टिकल 28 तक इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पे बचता है 32। आर्टिकल 32 में किसकी चर्चा की गई है तो आर्टिकल जो 32 है उसमें चर्चा की गई है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसकी चर्चा की गई है। और जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनके द्वारा ये कहा गया है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को अपने जो भीमराव अंबेडकर साहब थे उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी हैं, तो आप लोग इनको जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था। तो देखिए सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो पता कर लीजिए। इसका नाम है यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है, जो कि अपना क्या है राष्ट्रीय गीत। क्या है? राष्ट्रीय गीत। अब आप लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है? अपना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट में आपसे बोला गया है फीफा के अनुसार, जो अपनी फीफा है उसके अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए जो गोल पोस्ट होती है उसकी ऊंचाई होती है 8 फुट। कितनी होती है? 8 फुट इसकी ऊंचाई होती है। ऑप्शन तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर वैसे याद करना चाहो तो वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए भरहुत स्तूप जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, यानी कि इनका 6 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकसभा की बात की जाए और राज्यसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा का क्या होता है 6 वर्ष का। इसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का? इसमें प्रत्येक 2 साल में 2/3 सदस्य यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसको अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायत्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को। अब देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर इन लोगों को मिलाने वाली एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। सुएज नहर, ठीक है, इनको मिलाने वाली नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने वाली नहर का नाम क्या है, तो आप लोग लगाएंगे आंसर क्या? सुएज नहर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोला जा रहा है कि कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलाश खेर जो है ना उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये करंट का विषय था, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें बोला जा रहा है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। देखिए भारत की किस ब्रिटिश सरकार जो थी ना उसको किस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, अटेम्प्ट किया होगा
और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे।